वेलकम टू गेट वॉरियर्स। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस के, जो कि टोटल क्वेश्चंस 40 हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। और बेसिकली जो भी स्टूडेंट मतलब 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि 1988 से स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं तो यदि आपको नहीं करना है तो आप 2003 से 3 इसका क्वेश्चन स्किप करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट वाज रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज फॉर अ सिंगल एड्रेस कंप्यूटर विथ 1 एक्यूमुलेटर रजिस्टर, लोड बी मल्टीप्लाई सी, स्टोर T1, एड्रेस A, स्टोर T2, एड्रेस T1, स्टोर Z। गिव द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ये सभी क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लोड बी मल्टीप्लाई सी। अब इसका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो लोड बी सिंगल एड्रेस कंप्यूटर, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सिंगल एड्रेस है। तो जब भी सिंगल एड्रेस होता है तो वो एक्यूमुलेटर बेस्ड होता है। तो बेसिकली जो भी हम कंटेंट जैसे लोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोड भी यदि हो रहा है तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो ये तरीका होगा, करेक्ट। फिर मल्टीप्लाई सी, तो एक्यूमुलेटर में हमारे पास बी ऑलरेडी आ ही चुका है, तो फिर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे सी। देखिए इसमें बेसिकली हमको ध्यान कहाँ पे देना होता है, जब हम एक्यूमुलेटर से स्टोर करेंगे T1 में वैल्यू को, जैसे एक्यूमुलेटर से यहाँ पे ऑपरेशंस ध्यान देना है। जैसे अभी जो हमें ऑपरेशंस यहाँ तक क्या मिला है, याद रखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर ए सी इक्वल टू क्या हमें यहाँ पे होगा, बी, ठीक है, अभी बी है। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या होगा, इक्वल टू बी इंटू सी होगा, करेक्ट। फिर इसके बाद T1 इक्वल टू यहाँ पे होगा, हमें मिलेगा B इंटू सी, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से कि टेम्पोररी स्टोर कर दिया T1 में। अब ऐड ए, जब यहाँ पे ही बस आपको केयरफुली ध्यान देना है, जब हम ऐड लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो ऐड ए का मतलब हुआ एक्यूमुलेटर में ही हमें ऐड करना है। इसका मतलब ऐड ए लिखा गया तो एक्यूमुलेटर में ऐड करो, क्या, किसको करना है, ऐड करना है, ऐड करना है हमको ए को, तो ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्यूमुलेटर में ऐड हो गया, लेकिन अभी एक्यूमुलेटर में कैसे क्या होगा वैल्यू, बी सी प्लस ए मैक्सिमम। मतलब कुछ लोग गलती करते हैं क्या कि वो इस बी सी को खा जाते हैं, इसको खा जाते हैं। उनको याद रहता है कि बस एक्यूमुलेटर में ए स्टोर करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो तभी आंसर हमारा गलत आता है, ठीक है। इसका अब आप इसको कर ले जाएंगे आसानी से। इसमें जैसे क्या हुआ, ए सी, अभी ध्यान दे दीजिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ए सी हो गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई T2, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टोर स्टोर T2, मतलब T2 में स्टोर करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके बाद एक T2 नाम का रहेगा, ठीक है, T2 में स्टोर कर देंगे। तो पहले T1 में स्टोर था, अभी T2 में कर देना है इसी चीज। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, T2 में हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू चली गई। अब मल्टीप्लाई T2 कर रहा है, तो मतलब T2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई T2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है उसको T2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको T2 में ही स्टोर करो। और फिर उसके बाद क्या होगा, ऐड T1, सॉरी यहाँ पे हम ध्यान दे दीजिए, इसको एक्यूमुलेटर में ही रखना है,
ठीक है। अब क्या होगा एक्यूमुलेटर में, तो यहाँ पे ध्यान यहीं पे देना है कि एक्यूमुलेटर में हमें क्या है बी सी प्लस ए, और T2 को मतलब T2 में हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू डाल दिए हैं, फिर T2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा जब T2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो BC प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद ये हमारा एक्यूमुलेटर में अभी ये ही मिल रहा होगा। अब उसके बाद ये होने के बाद T2 हो गया और मल्टीप्लाई T2 करने के बाद अब ऐड T1, मतलब T1 की वैल्यू को ऐड कर दो। तो T1 क्या है हमारे पास, T1 में वैल्यू हमारे पास क्या पड़ा है, T1 में है B और C, यही है वैल्यू B और C। तो इसको हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आया है एक्यूमुलेटर में, जो भी वैल्यू है एक्यूमुलेटर में अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें क्या करना है जोड़ देना है T1 को, करेक्ट। और ये एक्यूमुलेटर में ही हो रहेगा। अब इसके बाद इसी चीज़ को स्टोर कर देना है कहाँ पे, इसी चीज़ को क्या करना है, जो भी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो हमें स्टोर जेड में, मतलब जेड में स्टोर कर देना है, जेड में स्टोर करना है एक्यूमुलेटर को। अब इसको देख लेते हैं इसका सलूशन किस तरीके से है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये हमारा आंसर क्या होगा, मतलब बी सी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी सी, यही आंसर होगा हमारा। आंसर होगा ये जो अभी हमें ये दिख रहा है प्लस बी सी और ऐड हो जाएगा इसमें, तो टोटल हमारा आंसर रहेगा ये, ओके, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब आंसर चेक कर लेते हैं, करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, एक्यूमुलेटर में B को स्टोर किया, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर में BC हुआ क्योंकि हम C यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर ये हमें स्टोर कर दिया था हमने T1 में, करेक्ट। ऐड A फिर किया एक्यूमुलेटर में, फिर से हमने A ऐड किया, तो यहाँ पे सभी को केयरफुली सॉल्व करना है। लोग यहीं पे क्या कर देते हैं कि BC को नहीं लिखते हैं और एक्यूमुलेटर में बस हमें फिर से ए ही स्टोर करते हैं, तो यहीं पे गलती हो जाएगा। इसलिए आप सभी को क्या करना है कि प्रॉपरली करना है, इसको देखिए और खुद से हल करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। वो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ से, वो हमें आ रहा है जेड इक्वल टू बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी, ओके। सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेसिकली ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को पहले रीड करिए, प्रॉपरली रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है एज्यूम दैट CPU हैज़ ओनली 2 रजिस्टर, केवल 2 रजिस्टर है CPU के पास, R1 है और R2 है, एंड दैट ओनली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज अवेलेबल एक्सॉर RI RZ, और यहाँ पे RJ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ RI एक्सॉर RJ हो रहा है, I इक्वल टू फॉर I इक्वल टू IJ इक्वल टू 1 2, करेक्ट है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे यूजिंग एक्सॉर इंस्ट्रक्शंस फाइंड एन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस इन ऑर्डर एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 एंड R2। बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है कि एक्सचेंज करना है, क्या करना है, एक्सचेंज कंटेंट ऑफ R1 एंड R2, करेक्ट। तो ये इसको कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास R1 है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे, R1 इक्वल टू R1 एक्सॉर R2 कर लेते हैं, R2 इक्वल टू R2 एक्सॉर R1 कर लेते हैं, ठीक है, फिर R1 इक्वल टू R1 एक्सॉर R2 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए R1 में हमारे पास, R1 में हम A ले लेते हैं,
और R2 में हम B यूज कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है या फिर नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास R1 XOR R2, यहाँ पे हमारे पास R1 में R1 A XOR B हो जाएगा, A XOR B। करेक्ट। अब इस वाले में क्या होगा, हमारे पास R1 में हमारे पास है A XOR B, तो R2 क्या है, B है, तो B XOR A XOR B। तो हमारे पास ध्यान देना है कि यहाँ पर जो B होगा, जब भी सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पर B है, तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा होगा इस R2 में वैल्यू R2 इक्वल टू हमें मिलेगा, केवल यहाँ पर B आएगा। ठीक है, B नहीं आएगा, B तो सेम है, A आएगा। ठीक है, यहाँ पे R2 में A आ गया। अब R2 में A आ गया तो R2 की वैल्यू अभी क्या है, A है, मतलब इसका वैल्यू A हो गया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। तो R1 हमारा क्या है, A XOR B, और यहाँ पे XOR क्या करेंगे, A, तो A फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और R1 में हमारे पास R1 में क्या आएगा, R1 में यहाँ पे R1 में हमें मिलेगा, यहाँ पे B मिलेगा। क्या मिलेगा, B। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो हम R1 की वैल्यू लिए थे A, लेकिन हमें मिल गया यहाँ पे B, और R2 की वैल्यू लिए थे B और मिल रहा है हमें A। तो करेक्ट। तो यहाँ से ये स्वैप ऑपरेशंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बी सेकेंड पार्ट है, द लाइन P ऑफ द सर्किट शो इन द फिगर हैज स्टक एट वन फॉल्ट डिटरमाइन एन इनपुट टेस्ट टू डिटेक्ट द फॉल्ट। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा लाइन P है, सर्किट शोन इन द फिगर में जो दिखाया जा रहा है, स्टक रुक गया है एट वन फॉल्ट, एट वन पे ही रुक गया है और वो फॉल्ट है। ठीक है, कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे, तो बेसिकली वन पे रुक गया है। तो देखिए इसको हम समझा देते हैं तरीके से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ है नहीं, वैल्यू को रखना होता है। ठीक है, कि आपको सेम A इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये हमने तो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। और स्टक एट यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए A इक्वल टू B A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1 should give output as 1, but as P is stuck at 1 fault, output comes out to be 0। तो जब हम A की वैल्यू 1 रखेंगे और B की वैल्यू 1 रखेंगे और C की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें ये मतलब यहाँ पे हमें जो कम आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर, ठीक है, यदि हमारा 0 आता है तो इससे हमको डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 1 ही दे रहा है आउट, एज वो स्टक हो गया है 1 पे। यदि हम 0 आउटपुट एज आए हमारा, क्योंकि हमें C को कांस्टेंट रख के A B का इफेक्ट देखना पड़ेगा हमको। तो बेसिकली यहाँ पे ठीक है 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 0। ठीक है, 0 1 0 करेक्ट है, सही है। चलिए इस यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी में हमारा 1 1 1 होगा। ये सब मतलब 2000 पहले के क्वेश्चन हैं, जैसे 1994 के। तो इन सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर पहले आता था, तो उन सभी चीज़ों को लिखना पड़ता था। करेक्ट। नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मशीन इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट इन द असेंबली लैंग्वेज ऑफ ए सर्टेन हाइपोथेटिकल प्रोसेसर ऐसा नहीं है, मतलब ये हाइपोथेटिकल प्रोसेसर बोला जाएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोसेसर है। करेक्ट।
अब यहाँ पे प्रोसेसर हैज़ 3 जनरल पर्पज रजिस्टर। प्रोसेसर के पास क्या है, 3 GPR जनरल पर्पज रजिस्टर। और उसके बाद यहाँ पर द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर शोन बाय कमेंट्स स्टार्टिंग विथ सेमी कॉलन आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे 3 जनरल पर्पज रजिस्टर है। कौन सा, 3 GPR हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनिशियली R1 R2 R3 कंटेन 500 रिस्पेक्टिवली। मतलब इनिशियल में, शुरू में R1 R2 R3 ये क्या है, शुरू में इनके पास वैल्यू 5 है, इसमें वैल्यू 0 है, इसमें वैल्यू 0 है। और क्वेश्चन व्हेन Z टू रीच व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होगा R1 R3 का व्हेन कंट्रोल रीचेस टू Z, जब कंट्रोल हमारा Z पे पहुंच जाएगा, मतलब लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा, तो हमें R1 और R3 का वैल्यू क्या मिल रहा होगा हमारे पास, करेक्ट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, हम उसको बस करके आगे बढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन, ये सब आप इसको अपने से ही प्रॉपरली करिएगा, ठीक है। मैं अभी थर्ड क्वेश्चन से प्रॉपरली करूँगा, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन से, क्योंकि वहाँ से 2003 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है यहाँ पे R1 जो है लोअर बिट लास्ट एंड अपर बिट बिकम्स 0 एंड ऑल अदर बिट्स शिफ्ट बाय 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ए ऑप्शन में हमारे पास ये कर क्या रहा है, बेसिकली जो भी ये यहाँ पे, इसको आप प्रॉपरली रीड करिए, इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करिए कॉपी पेन लेकर। ऐसा नहीं कि बस गुड़ा गणित कर रहे हैं हम और बस माइंड से ही, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी पेन उठाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे जैसे हमारे पास जो R3 R1 और R3 है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि फाइनल जो वैल्यू है R1 का वो 0 हो जाएगा, और R3 में जैसे 5 है तो 5 में 101 होता है, करेक्ट। तो इसमें यही चीज़ पता करेगा कि नंबर ऑफ वंस इसमें कितने दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो रहे हैं, करेक्ट। तो हैश 2 वंस। और इन अ जनरल R1 R2 R1 व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ R3 व्हेन कंट्रोल रीचेस टू Z। तो फिर पूछा जा रहा है इन जनरल, जब यदि हम वैल्यू n 0 0 रखें तो R3 का वैल्यू क्या होगा जब, ठीक है, जब कंट्रोल Z पे पहुंचेगा। तो R3 इक्वल टू हैज 1, इसका मतलब होता है वो किसी इस तरीके से लिखा जाता है, ये 1 इसका मतलब क्या है, डेटा है 1, करेक्ट। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। 1 है वैल्यू इन R1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली ध्यान देना है, यहाँ पर एक हमारे पास पहले वैल्यू b है, ठीक है, इस वैल्यू नहीं है, b में मूव कर रहे हैं हम 0 को, और c में क्या मूव कर रहे हैं, 8 को। फिर क्या है, CMP C कंपेयर विद द C विद 0, ठीक है। और यहाँ पे ZX मतलब जंप टू X इफ 0 फ्लैग इज सेट, मतलब ये एक 0 फ्लैग है, यदि ये इसमें 1 आ जाए तो हमको सीधा क्या करना है, जंप करना है, कहाँ पे, जंप टू X पे, सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप कर लेना है, करेक्ट। तो यदि 1 आता है 0 फ्लैग में तब, वरना नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें ये 0 फ्लैग हो गया, इसमें अभी हमारे पास 1, अभी हम 1 है, 0 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो अभी हो नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे अभी 0 रहेगा इसमें, फिर मैं गलत किया, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहीं 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये
जीरो फ्लैग। इसमें आरआरसी वाले में रोटेट जो कराया जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0, ये कैरी फ्लैग के लिए। ये कौन सा फ्लैग है? कैरी फ्लैग, करेक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा कैरी फ्लैग इनिशियल पे 0 रहेगा, करेक्ट है, अभी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, जंप टू वाई इफ कैरी फ्लैग इज सेट। मतलब कैरी फ्लैग यदि सेट है, सेट नहीं है अभी तो 0 है, मतलब रीसेट है, तो इस अभी जंप नहीं करेगा वाई पे, करेक्ट, जंप कर जाएगा, फिर इसके बाद जस्ट ये जंप करेगा जेड पे। तो जेड कहाँ पे है? यहाँ पे। देखिए अब हमें क्या करना है कि इसको एक बिट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और ये वाला बिट उठ के यहाँ पे इस कैरी फ्लैग में आ जाएगा 0। तो देखिए अब फिर हमें क्या हुआ, रोटेट किया गया, करेक्ट, और 8 से यहाँ पे 7 हो गया वैल्यू। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे 8 से 7 वैल्यू हो गया, और फिर हमें यहाँ पे 0 फ्लैग में तो हमारे पास अभी 0 ही रहेगा। अभी जब तक ये वैल्यू 7 वाली वैल्यू 0 तक नहीं पहुँच जाती। तो देखो ध्यान से कि जब भी हमारा, एकदम केयरफुली ध्यान देना है जो हम बोल रहे सेंटेंस, जब हम यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं, एक बार और शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और इस किसके अनुसार हम कर रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे जो लिखा गया है A7 से A0 तक C है रिस्पेक्टिवली, इंस्ट्रक्शंस विल बी इस तरीके से, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखा गया है ना, C0 A7 A1 A0, इस तरीके से मतलब मूव कराना है, ठीक है, ध्यान देना। तो देखिए अब इसको फिर हम करेंगे, तो ये वाला बिट आगे जाएगा, तो 0 0 1 0 0 1, और यहाँ से ये होने के बाद ये वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो ये वाला है यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि हम बार बार, अब देखिए 1 आ गया, तो जब 1 आएगा तो जंप वाई इफ कैरी फ्लैग इज सेट, तो हमारा कैरी फ्लैग क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब सेट है। तो जंप कर जाओ किस पे, वाई वाले इंस्ट्रक्शन पे। तो वाई पे यदि हम जंप करेंगे, ये इनिशियल वैल्यू 0 है, तो बी में क्या हो रहा है, फिर 0 से 1 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे 1 हो गया, और फिर अब फिर हमारा यहाँ से जंप टू जेड, जेड में फिर जंप करना है, ये तरीका। अब यहाँ से फिर कंपेयर टू सी, क्या सी 0 के बराबर है? नहीं, ठीक है। जंप एक्स इफ जेड फ्लैग इज सेट, यदि हमारा जंप 0 फ्लैग यदि हमारा 1 है तो जंप कर जाओ एक्स पे, तो अभी नहीं जंप करेंगे। सी इक्वल टू सी माइनस 1, यहाँ से 7 से 6 कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, शिफ्ट करो इस बिट को आगे एक, करेक्ट, 1 है, और इसको ले जाके पीछे करो, तो यहाँ पे 1 आएगा, यही चीज़ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और सब बिट आगे बढ़ाओ, ये वो 0 0 0 1 0 0, करेक्ट। तो फिर अब देखो 1 आ गया, तो इसके बाद जंप वाई इफ कैरी फ्लैग इज सेट, तो सेट है हमारा कैरी फ्लैग, ये कैरी फ्लैग ही है, सी एफ जो लिखा गया है वो कैरी फ्लैग है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे किस पे, इस वाले इंस्ट्रक्शन पे, वाई वाले पे। तो वाई में क्या हो रहा है, बेसिकली बी की वैल्यू को जोड़ दिया जा रहा है। अब बी का वैल्यू जो 1 था, तो अब फिर हो गया 2 हो गया, करेक्ट, 1 से 2 हो गया, और फिर जंप टू जेड, फिर ये जंप करेगा जेड। तो यहाँ से हम एक एनालिसिस निकाल सकते हैं क्वेश्चन, मतलब इससे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ नहीं, ध्यान मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही पकड़ना है कि जब भी हमारा कैरी बेट
1 आ रहा है तो हम b में वैल्यू को जोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वंस को यहाँ पे पता किया जा रहा है ए नॉट में, मतलब जो वैल्यू है इसमें ए नॉट ये इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं उसको जोड़ दिया जा रहा है। टोटल 4 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, द नंबर ऑफ वंस इन द ए नॉट। आई होप ये आपको समझ में आया है। यदि नहीं आया है तो फिर से रिपीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए बेसिकली क्या है ना, एक बार मैं और भी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कर क्या रहे हैं, एक जीरो फ्लैग है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, बी में वैल्यू है, बी में वैल्यू है 0, इसमें वैल्यू है 8। अब ए नॉट एक तरीके से इस तरीके से मान लेते हैं और वैल्यू इसमें है 0 1 0 0 1 1, कुछ इस तरीके से। ये 3 3 6 1 7 8 बिट ले लेते हैं, इसमें एक और 1 होता है, ठीक है, 1 कर लेते हैं। और यहाँ पे ये कैरी फ्लैग है, क्या है, CF, इसमें लेट सपोज इनिशियल 0 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब हमारा कैरी फ्लैग में, जैसे हम इसको शिफ्ट कर रहे होंगे हर बार ऐसे ही नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे इसको, यही आएगा शिफ्ट करेंगे तो ये कैरी फ्लैग में जब भी 1 आएगा वो वैल्यू बी में ऐड हो जाएगा। 1 से 0 से 1 से 2 ऐसे ही 4 तक होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस 4 हैं तो 4 तक होगा। और ये तब तक चलेगा, ये 8 बार चलेगा टोटल, हर बीट को ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 बीट तक है। और इसमें 0 रहेगा। जब हमारा सी का वैल्यू, जब हमारा सी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसमें 0 हुआ और तुरंत इसमें ये फ्लैग 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। और जहाँ 1 हुआ, 1 होने के बाद सीधा ये लूप जंप कर जाएगा x पे। तो बी ऑप्शन देखिए ध्यान से, इसमें है द नंबर ऑफ वंस इन द बीट आफ्टर द बी, आफ्टर क्वेश्चन है आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप मेरा एफर्ट्स आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे ग्रुप में आकर डायरेक्टली पूछिए, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करके। देखिए अब इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन अलग पूछा जा रहा है। यहाँ पर अच्छा ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको काट दो, ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है, ये नहीं है, ये दूसरा कोई सॉल्यूशन इसमें आ गया है, करेक्ट। तो ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर वही चीज़ किया जा रहा है, सेम है। अच्छा यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन भी तो वही है, इसको नहीं देखना है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे द रोम नीडेड, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, द रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट, रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट 4 बिट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे इसका कैसे निकालते हैं, देखिए 4 बिट का मल्टीप्लायर है तो उसका साइज भी 8 बिट होगा, तो 4 बिट है, करेक्ट। तो कितना होगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 8, ये साइज है। तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 द पावर 11 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 10 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 किलो बिट्स आएगा, करेक्ट। मेरे हिसाब से तो आंसर यही है, 2 किलो बिट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप सभी को प्रोवाइड है, ठीक है, इसको अपने से ट्राई करिए। चलिए
और यहाँ पे ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोग्राम यूजेस 6 टेम्पोररी वेरिएबल, ये रजिस्टर का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर का है, अभी हमारे पास मशीन इंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करने हैं बस। ये कैरी फ्लैग है, देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, सी इन प्लस नहीं एक्सॉर सी आउट इक्वल टू, यदि हमारा मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 आ रहा है, सेम पे 0 होगा, डिफरेंट पे 1 होगा। 1 आ रहा है तो ओवरफ्लो करेगा, और यहाँ पे यदि डिफरेंट है तो ओवरफ्लो कर रहा है। सेम पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं करेगा जब 0 आएगा तो, और 1 आएगा तो ओवरफ्लो कर रहा होगा, करेक्ट। ये सब हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है भी सॉल्यूशन, समझ में आया तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी इसका आंसर ए है, ठीक है, फर्स्ट ओनली। तो इसको भी आप कर सकते हैं खुद से। ये सब रजिस्टर्स के क्वेश्चन है तो इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे। ये भी बसेस में आता है, इसमें ये डी रैम में आएगा, ठीक है, डी रैम का है। तो बेसिकली ये सब तो देख लेंगे, ये भी यही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है मशीन इंस्ट्रक्शंस, वही वही क्वेश्चन जो अभी हमने प्रैक्टिस किया है वही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एक्स विल इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनिशियल वैल्यू। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है, जैसे हमने 8 बिट में जो भी वैल्यू लिख रखा था, क्या लिखा था, 0 1 0 और 0 1 1 1 था, शायद 0 था इसमें 0। तो देखिए जब हम इसको, ये वाला चीज़ हमारा 8 टाइम्स होगा ना, 8 टाइम्स जब रोटेट करेंगे मतलब ये बार बार शिफ्ट होगा, तो हमें ये टोटल जो है ये 9 है टोटल बिट। तो एक्चुअल जो इनिशियल वैल्यू हमको मिल रही होगी 9 टाइम्स पे मिलेगी, 9 मतलब 9th वाले पे, ठीक है। हमें सी की वैल्यू हमको दिया था 8, 8 ही बार चल रहा था, तो हमें एक बार और इसको रोटेट करना पड़ेगा। आप ये चीज़ समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 0 है और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 1 है और 0 है। अब इसको हम रोटेट करना, या फिर हम ले लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, 1 0 5 ले लेते हैं, कैरी में 1 ले लेते हैं। अब हम इसको रोटेट करवाएंगे, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में रोटेट कैसे होगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा बिट, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0 1 0। सेकेंड वाले क्लॉक पे मान लीजिए सेकेंड टाइम पे हम जब रोटेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 यहाँ आएगी, ये वाला जस्ट आगे यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, करेक्ट। फिर थर्ड टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे 1 आया, फिर उसके बाद 1 यहाँ पे होगा, और एक मिनट यहाँ पे ध्यान देने वाला है। देखिए 1 0 1 है और 0 है, इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 0 1 0 1। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 0 1 0 1। यहाँ पे 0 आएगा, और
करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो चल रहा होगा मतलब हमको एक्चुअल वैल्यू जो मिल रहा होगा, जैसे हमारे पास 3 बिट तो हैं ही, तो लेकिन यहाँ पे 3 बार पहले रोटेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा। लेकिन 3 बार तो हमने ऐसे तो परफॉर्म कर ही दिया, 3 बार तो कंपलसरी करना ही है। लेकिन जब अभी लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो नहीं हमको मिल रही है, इससे क्या ये मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है। इसलिए एक बार और करेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 टाइम्स में। और बहुत लोग ये भी कन्फ्यूज होंगे कि ये सेकंड पे ही आ गया तो ये देख के रुक जाएंगे, नहीं, हमको पहले तो ये 3 टाइम्स इसमें चलाना ही है। उसमें 8 था तो 8 टाइम्स तो चलाना ही है, लेकिन उसके बाद देखना है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है, हमें एक बार और यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट फॉर द हाइपोथेटिकल सीपीयू हैविंग अ 3 यूजर रजिस्टर्स R1, R2, R3. Consider that memory byte addressable with a size 32 bit and the program has been loaded starting from the memory locations 1000. If an interrupt occurs while the CPU has been halted after the executions, the halt instructions, the return address in the decimal saved in the stack will be. तो बेसिकली ध्यान दीजिए, इसमें एड्रेस पूछा जा रहा है, रिटर्न एड्रेस हाल्ट इंस्ट्रक्शन का। तो कैसे इसको करेंगे, इसको करने का क्या तरीका होगा? कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, हाइपोथेटिकल सीपीयू है, ठीक है। तो इसमें करने का तरीका यही है कि जो भी हमारा हाल्ट इंस्ट्रक्शंस हो रहा है, और ये कहा जा रहा है इसमें कि जो हमारा मेमोरी जो है बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब किसी को समझ में ही नहीं आता है भाई। बाइट एड्रेसेबल का मतलब यही होता है कि हमारा जो मेमोरी है, ठीक है, हर एक एड्रेस पे 8 बिट रखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? 8 बिट, 8 बिट। फिर से देखो, लो नहीं समझ में आ रहा है तो लो, इस तरीके से तुम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से देखो, 0 0 0 0 1 0, कुछ भी 8 बिट में रखा जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? 1 1 1 1 1 1 0 0। तो ये क्या है? ये 8 बिट में ये हमारा मेमोरी कैसा हुआ? बाइट एड्रेसेबल, करेक्ट। ये समझना था। अब देखिए मेमोरी में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का साइज 2 वर्ड है, फिर यहाँ पे 1 वर्ड है, फिर 1 वर्ड है, फिर 2 वर्ड है, फिर 1 वर्ड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे जो हमारा एड्रेस है 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1000 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 8 तक, मतलब 1007 तक चलेगा। फिर जब 2 स्टार्ट होगा तो 1008 से चलेगा 1011, करेक्ट। फिर उसके बाद 1012 1017 17 नहीं, यहाँ पे 15, करेक्ट। और इसी तरीके से हम इसका भी देख लेंगे। इसमें क्या होगा, ये जाएगा, इसका एड्रेस होगा 1016 से लेके 1023 तक होगा, आई होप। और यहाँ इसका जो एड्रेस होगा 1024 से लेके कहाँ तक होगा, 4 से लेके ये इसका एड्रेस होगा, मतलब इसका एड्रेस 1024 से लेकर 1027 तक। अब इसके बाद मशीन हाल्ट होने के लिए देखिए, इसके बाद 10218। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा यहाँ पे मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है, इसलिए हम हर एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है,
एक एक बाइट, मतलब यहाँ पे एक एक बाइट यूज कर रहे हैं, और हर एक वर्ड में 4 बाइट का है, हर एक वर्ड 4 बाइट का है, टोटल 8 बाइट हुए। तो इसलिए यहाँ पर अब देखिए आंसर क्या होगा, तो मैक्सिमम लोग का आंसर होगा ना हाल्ट में 1024, लेकिन ये गलत आंसर है। मतलब जब भी हमारा इंस्ट्रक्शंस हाल्ट हो रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हाल्ट हो रहा है, तो जो स्टैक में उसमें एड्रेस सेव होगा वो बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का जाएगा। क्योंकि जब भी हमको इंटरप्ट करना है तो ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि यदि हमें इंटरप्ट करना है उस एड्रेस को, तो हमें नेक्स्ट एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि इंटरप्ट 1024 से करते हैं और इंटरप्ट 1024 से कर रहे हैं, तो फिर हमारा हार्ड इंस्ट्रक्शंस तो फिर एग्जीक्यूट कर जाएगा, 1027 तक चल रहा है। तो हमारा हार्ड इंस्ट्रक्शंस यहीं केयरफुली लोग नहीं करते हैं और यहीं पे मैक्स लोग मिस्टेक करेंगे, और इस तरीके से फिर से क्वेश्चन आया तो आप पक्का मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे केयरफुली एकदम रहना है कि ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, क्या लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उसको बहुत बारीकी से पकड़ना है। क्योंकि लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ये पढ़ने से ही क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर द रिटर्न एड्रेस इज सेव्ड ऑन द स्टैक विल बी, तो आंसर 1024 भी दिया है और आंसर 1028 भी दिया है। अब डिपेंड करेगा आपके समझ पे। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, यदि नहीं किए रहेंगे तो आप फिर गलती करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए केयरफुली। जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक आपको, जब तक इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तब तक क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एकदम मेरा एक्सपीरियंस है। अब अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये सब ना पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, टोटल एक्सप्लेनेशन है ये सब। तो इसको आप अपने से इत्मीनान से ध्यान से इसको रीड करिए, और रीड करने से आपकी जो है, ठीक है, रीड जब तक करेंगे कि एग्जीक्यूटर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है इंटरप्ट आकर्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ हॉल्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ हॉल्ट, हॉल्ट जब तक एग्जीक्यूट मतलब नहीं करता तब तक इंटरप्ट कैसे उसके बीच में उसको पहले दे देंगे। बहुत लोग 1024 कहते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हॉल्ट बोला जा रहा है, नॉट ड्यूरिंग। ड्यूरिंग ध्यान से यहीं पे ध्यान देना है कि अच्छा बोला नहीं जा रहा है, हमको हम समझ इंटरप्ट जब भी देंगे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से देंगे। सो द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी सेव्ड ऑन द स्टैक विच 1028। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 1028। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने ये, इससे सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट ऑफ द हाइपोथेटिकल सीपीयू हैविंग द सीपीयू रजिस्टर्स R1 R2 R3। इंस्ट्रक्शंस दिया है मूव ऐड मूव हाल्ट। लेट द क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस ऑपरेशंस एज फॉलो। तो यहाँ पे क्लॉक साइकिल दिया है, इंस्ट्रक्शंस की साइज वर्ड में दे दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली क्या बात है, लेट द साइकिल्स रिक्वायर्ड वेरियस ऑपरेशंस विल बी फॉलोड, रजिस्टर ऐड इंस्ट्रक्शंस, टोटल नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हमको पता करना है, क्लॉक कैसे निकालेंगे। तो क्लॉक निकालने के लिए देखिए, इसको निकालने के लिए हमारा देखिए ऑपरेंड फेच, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, इसको आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर ये बहुत आसान है, बस एक जगह आपको केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा। क्या है कि देखिए फेच और डिकोड में हमारे पास हमेशा दो बार हमको यहाँ पे फेच और डिकोड में दो मेमोरी साइकिल, मतलब
साइकिल लगेगा, क्लॉक साइकिल लगेगा। फेच और डिकोड में 2 क्लॉक साइकिल लगेगा। और जो भी हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन हो रहा है, मूव हो रहा है मेमोरी से डेटा ट्रांसफर, तो 3 क्लॉक साइकिल तो ऑलरेडी दिया है। उसके बाद ऐड हो रहा है तो 1 क्लॉक साइकिल। इंस्ट्रक्शंस फेच और डिकोड में क्या हो रहा है, 2 क्लॉक साइकिल लग रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर फेच और डिकोड में, तो ये यहाँ से देखिए फेच और डिकोड में, फेच डिकोड में 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 हुआ, करेक्ट। 2 इंटू 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हुआ 2 लगेगा, क्यों यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे 2 प्लस 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 प्लस। अब यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन हो रहा है, मूव मतलब मेमोरी ट्रांसफ़र यहाँ पे फ्रॉम मेमोरी, तो ये 3 क्लॉक साइकिल लगेगा, 3 और यहाँ पर जब ऐड है तो ऐड में 1 क्लॉक साइकिल, मूव में 3 क्लॉक साइकिल, और हाल्ट का दिया ही नहीं है तो 0 होगा, टोटल जोड़ दो इसको, करेक्ट। तो दिया ही नहीं है तो 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आएगा, आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 7, ये होगा 5, ये होगा 3, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 2, 7 7 14, 7 दूना 14, 2 16, 16 3 19, 5 24। तो आंसर जो हमको मिल रहा होगा वो आंसर है 24 में, 24 क्लॉक साइकिल लगेगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसको भी रीड करिए, ठीक है। रीड करने से आपका और जो हमारा मतलब जो और भी नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ से दो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। नाउ द एडिशन एंड दैट, ये सब लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि अ CPU हैज़ 24 इंस्ट्रक्शन, 24 इंस्ट्रक्शन है, करेक्ट। और अ प्रोग्राम स्टार्टिंग एड्रेस मतलब बेस एड्रेस बोल सकते हैं, ये हमारा 300 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल प्रोग्राम काउंटर, तो इसमें से कौन सा लीगल प्रोग्राम काउंटर होगा। तो लीगल प्रोग्राम काउंटर के लिए हमें यहाँ से देखिए 24 बिट इंस्ट्रक्शन है, ये बिट है, 24 बिट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बाइट। अब हमें ये देखना होगा कि अब हमारा बेस एड्रेस देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 300 है और 300, और इसमें मान लीजिए इसका हम चेक करते हैं कि हमको लीगल प्रोग्राम काउंटर कौन सा होगा। तो 400 है, तो 400 है, कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, तो 100 यहाँ से ज़्यादा है। तो क्या 100 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है, ये तो नहीं है, 99 होता तो हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। 500 को देखेंगे तो 500 कितना, 200 इससे ज़्यादा है, बेस एड्रेस है 200 है, तो 200 क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मल्टीपल का मतलब क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हर बार 3 3 3 3 3 3 ऐड होते हुए जाएगा आगे, तो इसलिए यहाँ पे 3, ये भी 200 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब चलिए 600 को देखते हैं। तो 600 में यदि 300 हमारा बेस एड्रेस है तो 300 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 300 आगे है, तो 300 क्या 3 से डिवाइड है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है, 300 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी तो करेक्ट दिख रहा है। 700 को चेक करना चाहते हैं तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 700 300 से कितना आगे है, 400 आगे है, तो क्या 400 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर डी भी
रॉन्ग है। हमें आंसर कौन सा करेक्ट मिल रहा है? 8। आंसर क्वेश्चन 8 का आंसर है सी, 600, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को नाइन्थ जो क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। अ सिंप्लीफाइड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मूव इंस्ट्रक्शंस पूछा जा रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ मूव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ, इसका आंसर जो है 3 है, लेकिन आपको इसको ना खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मूव करिए आपको ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, इसको करिए, और यदि नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें पहले मूव करेंगे, ठीक है, ए को मूव किए, फिर ऐड करेंगे BR1 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मूव CR2 ऐड DR2, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम हमको पूछा गया है, याद रखना है ये टर्म जो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मूव इंस्ट्रक्शंस पूछा जा रहा है, मूव। तो हमें यही केयरफुली करना है कि मिनिमम से कम रखना है। तो हमारा आंसर 3 है, इसका आंसर यहीं यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये तो आसान है, इसको अपने से एक बार कॉपी पेन लेके जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, करेक्ट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या दिया गया, अच्छा ये, अच्छा ठीक है। तो हमने लगभग 10 क्वेश्चंस के अराउंड यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। और अभी तक यदि कोई किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे पे जुड़ सकते हैं, करेक्ट। व्हाट्सएप बिना किसी भी मतलब किसी इस चीज़ का बर्डन नहीं लेना है कि हमको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने मतलब टोटल यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस नहीं 12 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, जो कि हमारा मतलब 11 से है, 11 से 40 तक पूरा क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चंस कर रहे हो इसको कम से कम इसको 2 बार तो एटलीस्ट करो ही, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा आपको ही दिक्कत होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।